नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड अपडेट। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। झारखंड में दस्तक दे रही है सर्दी। हिमालय की ठंडी हवाओं ने प्रदेश में दी दस्तक। बढ़ाई कनकनी, 2-3 दिन में और गिरेगा पारा। राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में अब ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों ने हल्की सर्दी का एहसास करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में राज्य के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में झारखंड का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना बनी रहेगी। वहीं दिन में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगर अगले सप्ताह तक बादल नहीं बने तो राज्य में सर्दी का असर और तेज हो जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड का असर दिखना सामान्य माना जाता है। अगले 2 दिनों में तापमान गिरकर न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। विभाग का अनुमान है कि 8 नवंबर तक राज्य में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में खिली धूप देखने को मिलेगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर पड़ने के बाद अब हिमालयी ठंडी हवाओं ने झारखंड में दस्तक दे दी है। इसके असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जैसे कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में तापमान में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की जा रही है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से कृषि, कार्मिक, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग और कैबिनेट सचिवालय से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक कुल 15 से 20 एजेंडा प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य में हाल के दिनों में अतिवृष्टि, अत्यधिक बारिश के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार राहत या मुआवजा पैकेज को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। कृषि विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है, जिसके तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। बैठक में राज्य अभियंता सेवा इंजीनियर सर्विस रूल से संबंधित संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। लंबे समय से अभियंताओं की पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा शर्तों में एक रूपता लाने की मांग उठ रही थी। प्रस्ताव पास होने पर अभियंताओं के कैडर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। बैठक में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार इस बार राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाने की योजना बना रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। रामगढ़ जिले के ग्राम रौता बस्ती में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 6 के अंतर्गत रौता में धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ बाहरी लोग गांव में आकर लालच और दबाव देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा गाँव में धार्मिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाने की मांग की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों की बैठक रविवार को ही अध्यक्षता बैजनाथ रजवार और संचालन रामचल मुंडा, शुकेश्वर मुंडा, पवन मुंडा और ग्रामीणों के द्वारा किया। बैठक में समाज में एकता बनाने, सांप्रदायिक ताकतों से सतर्क रहने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज को विभाजन की नीति से बचाना है। आदिवासियों की जमीन पर कब्जे जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सबको एकजुट होना होगा। वहीं आवेदन देने के बाद मामला पकड़ में आया सिद्धार्थ कुमार उर्फ राजू ने कूजू ओपी में आवेदन दिया था। इसके बाद रौता निवासी विजय रजवार ने भी ओपी प्रभारी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। विजय ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। उसने हर महीने 20,000 रुपए देने का प्रलोभन देने का प्रस्ताव रखकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की। विजय के अनुसार जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो आरोपी ने धमकी दी। शिकायत के बाद आरोपी युवक ने अपने घर में ताला बंद कर गाँव से फरार हो गया। शुरू हुई पीजी मेडिकल स्टेट कोटा काउंसलिंग प्रक्रिया, 4 राउंड में होगा नामांकन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB की ओर से पीजी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की स्टेट कोटा सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
यह काउंसलिंग 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। इसके लिए नीट पीजी 2025 में सफल योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने झारखंड राज्य के किसी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है या झारखंड के स्थायी निवासी हैं और राज्य गठन से पहले बिहार के मेडिकल कॉलेजेस से MBBS में दाखिला लेकर पास हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो CO, SDO या DC द्वारा जारी किया गया हो। साथ ही झारखंड राज्य सरकार में कार्यरत चिकित्सक जिन्होंने अन्य राज्यों के कॉलेजों से MBBS किया है वे भी स्टेट कोटा के तहत काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। कोडरमा में हाथियों के झुंड ने धान की फसल रौंदी। धान की फसल पर दोहरी मार, पहले चक्रवात फिर हाथियों का हमला। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के घूरमुंडा गांव में दर्जनों हाथियों ने खेतों में घुसकर किसानों की तैयार धान की फसल को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार यह झुंड शमशान घाट के रास्ते तरिया के खेतों तक पहुंचा और थोड़ी देर में पूरी फसल रौंद दी। इससे पहले मोन्था चक्रवात से हुई भारी बारिश ने धान की खेती को नुकसान पहुंचाया था, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। किसान बम, पटाखे और मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि यह झुंड पिछले कई दिनों से इलाके में आतंक मचा रहा है। शनिवार देर रात भी हाथियों ने गड़गी रेलवे फाटक को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके पहले भी यही झुंड आसपास के गांव में धान की फसलों को रौंद चुका है। घूरमुंडा गांव की तरिया की जमीन उपजाऊ मानी जाती है, जहां किसान कटाई की तैयारी में जुटे थे। हाथियों के इस हमले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बार बार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। कई किसान अब रात में अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। गिरिडीह में चलती बस का शीशा टूटा, ड्राइवर, खलासी सहित एक महिला घायल। हवा के दबाव से हुआ हादसा। रांची आ रही थी बस। गिरिडीह से रांची जा रही मां तारा बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। गिरिडीह डुमरी मेन रोड पर मधुबन मोड़ से आगे छछंदों के पास अचानक बस का अगला शीशा तेज हवा के दबाव से टूट गया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें बस चालक, उपचालक और चालक के पीछे बैठी एक महिला यात्री शामिल है। हादसे के वक्त बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार में चल रही बस में अचानक शीशा टूटने से अफरा तफरी मच गई। शीशे के टुकड़े चालक के घुटने और हाथ में लगे और उपचालक के हाथ में तथा महिला यात्री के चेहरे पर लगे, जिससे उन्हें चोटें आईं। हादसे के बाद भी चालक ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी समझदारी दिखाते हुए बस को नियंत्रित किया। उन्होंने बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यात्रियों ने चालक की इस सूझबूझ की सराहना की। घटना के दौरान बस में सवार सदर प्रखंड सह सेंट्रल जेल गिरिडीह के पूर्व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एलन दास ने घायलों की मदद की। उन्होंने अपने साथ रखे फर्स्ट एड किट से सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया, शीशे के टुकड़े निकालने में सहायता की। यात्रियों ने बताया कि यदि बस में डॉक्टर मौजूद नहीं होते तो घायलों की स्थिति बिगड़ सकती थी। उनकी तत्परता से घायलों को तत्काल राहत मिली और स्थिति नियंत्रण में रही। राज्य गठन के समय थे गिने चुने मैदान, अब है विश्व स्तरीय स्टेडियम, 100 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सैकड़ों खिलाड़ी। 15 साल पहले तक झारखंड को एक पिछड़ा राज्य और केवल आदिवासियों का प्रदेश कहा जाता था, लेकिन वक्त के साथ यह पहचान बदल रही है। अब झारखंड खेलों की भूमि के रूप में देश दुनिया में अपनी नई छवि बना चुका है। पिछले 1.5 दशक में यहाँ के खिलाड़ियों ने जिस तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन किया है, उसने इस राज्य को स्पोर्ट्स मैप ऑफ इंडिया पर मजबूती से दर्ज कर दिया है। पहले हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेलों से पहचान बननी शुरू हुई। फिर 2004 में महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और दुनिया को झारखंड के टैलेंट से रूबरू कराया। इस सफलता की सबसे मजबूत कड़ी रही राज्य की खेल अधोसंरचना में सतत वृद्धि। वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद जहां खेल व्यवस्था महज कुछ रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग सेंटर्स तक सीमित थी, वर्ष 2008 तक यह संख्या बढ़कर 34 आवासीय और करीब 80 डे बोर्डिंग सेंटर तक पहुंच गई। आज ये आंकड़ा 40 आवासीय और 100 से अधिक डे बोर्डिंग सेंटर तक जा चुका है। आदिम जनजाति समुदाय को मनरेगा से हर साल मिलेगा 150 दिन का रोजगार। राज्य में आदिम जनजाति समूह के लोगों को मनरेगा में अब साल भर में 150 दिन का रोजगार मिलेगा। करीब 74,000 परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। अभी सभी समुदायों के लोगों के लिए एक साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान है। पलायन को देखते हुए राज्य सरकार ने आदिम जनजाति समूह के लोगों को 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।
विभाग ने अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक आकलन के मुताबिक आदिम जनजाति परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान होगा। वर्ष 2023-24 में झारखंड में करीब 35 लाख परिवारों ने मनरेगा में काम की मांग की थी, जिनमें से करीब 21,08,000 मानव दिवस रोजगार मिले थे। वर्ष 2024-25 में यह संख्या करीब 20,02,000 थी। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने करीब 74,000 आदिम जनजाति परिवार की पहचान की है। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर और जंगल व पारंपरिक आजीविका पर निर्भर हैं। वर्तमान में इन्हें रोज 282 रुपए की मजदूरी मिलती है। 50 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लोहरदगा में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव, ग्रामीणों ने दी सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी। लोहरदगा जिले के कूडू थाना क्षेत्र के दोबा बरटोली गांव में रविवार को धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की बैठक में सुनीला उरांव नामक महिला ने अपने पति सुनील उरांव पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सुनीला उरांव ने बैठक में बताया कि उसका पति अपनी आदिवासी सरना धर्म और परंपरा को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की कोशिश कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस पर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया कि यदि सुनील उरांव सरना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उन्हें गांव की जमीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा और हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की एकता और परंपरा के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने निर्णय की लिखित सूचना थाना प्रभारी मनोज कुमार को सौंप दी है और धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर रोक लगाने की मांग की है। बताया गया है कि सुनील उरांव पिछले 1 महीने से अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, जिससे परिवार में लगातार तनाव बढ़ रहा है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुष्टि की है कि आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैठक में वार्ड सदस्य कर्मी देवी, सुकुरबनी उरांव, गंसा उरांव, चमना उरांव, सुमेर लकड़ा सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। गढ़वा के पीएम श्री विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा और लर्निंग फेस्टिवल में घोटाले का खुलासा। गढ़वा जिले के पीएम श्री विद्यालयों में स्वच्छता पखवाड़ा और बिरसा मुंडा लर्निंग फेस्टिवल के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन कार्यक्रमों के आयोजन के नाम पर 26 विद्यालयों से लगभग 26 लाख रुपए की निकासी की गई, जबकि अधिकांश स्कूलों में कार्यक्रम या तो औपचारिकता के रूप में निपटा दिए गए या फिर हुए ही नहीं। जानकारी के अनुसार प्रत्येक विद्यालय को इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी। नियम के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा 15 दिनों तक चलना था, लेकिन जांच में पाया गया कि कई स्कूलों में यह कार्यक्रम महज 10 से 30 मिनट तक ही चला। कार्यक्रमों से संबंधित सामग्री की आपूर्ति की जिम्मेदारी युवा सदन अरगोड़ा और आदर्श एंटरप्राइजेज गढ़वा को दी गई थी, वह भी बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि स्कूलों को केवल झाड़ू, हार्पिक, फिनाइल और दस्ताने जैसी सीमित सामग्री दी गई, जबकि सामग्री के नाम पर 50-50 हजार रुपए की पूरी राशि निकाल ली गई। इस पूरे मामले की जांच के लिए अपर समाहर्ता राज महेश्वरम की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई थी, जिसमें जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला कोषागार पदाधिकारी भी शामिल थे। रांची में कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त, मांडर पुलिस ने ट्रक से 13,400 बोतलें पकड़ी। चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी तस्करी। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांडर पुलिस ने रांची कूडू रोड पर एक ट्रक से 13,400 बोतल कफ सिरप जब्त किया है। तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कफ सिरप को 134 चावल की बोरियों में छिपाकर रखा था। जब्त कफ सिरप का नाम फेंसाडाइल है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी एबॉट हेल्थ केयर बनाती है। बताया जा रहा है कि रांची के तुपुदाना क्षेत्र में स्थित सैली ट्रेडर्स इस कफ सिरप का सप्लायर है। मांडर पुलिस ने वसीम निजाम शेख नामक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने यह कार्रवाई यूपी क्राइम ब्रांच के द्वारा मिली सूचना के आधार पर की है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने जानकारी दी है कि मामला बड़ी तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब इसके नेटवर्क के मुख्य सरगना की पहचान में जुटी हुई है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि इस खेप का झारखंड के किन जिलों में वितरण होना था। मौके पर खलारी डीएसपी और मांडर थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल बरामद सिरप को औषधि नियंत्रण विभाग के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस कोटे के दोनों स्वास्थ्य मंत्री चाईबासा ब्लड बैंक कांड के जिम्मेदार, पत्र जारी कर भाजपा ने लगाया आरोप।
थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को चाईबासा ब्लड बैंक द्वारा HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने का मामला उजागर होने के बाद से प्रदेश भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। इस मामले को लेकर एक ओर जहां स्वास्थ्य महकमा व्यवस्था सुधारने के लिए अलर्ट मोड में है, वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आ रही है। रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने 13 जनवरी 2021 को भारत सरकार की ओर से झारखंड के औषधि नियंत्रण विभाग को भेजा गया पत्र की छायाप्रति सार्वजनिक की है। ये पत्र जारी करते हुए बीजेपी नेता ने कहा है कि चाईबासा ब्लड बैंक की घटना पूरी तरह से राज्य की महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रक निदेशालय और 2021 में राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही का नतीजा है। अजय शाह ने कहा कि भारत सरकार की ओर से झारखंड स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट रूप से चेताया गया था। चाईबासा ब्लड बैंक का वर्ष 2020 में हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन में पाई गई खामियों का जिक्र करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिया था, जिससे ब्लड बैंक में आवश्यक सुधार हो। लेकिन 2021 से अब तक झारखंड के दोनों भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज किया और इस खूनी कारोबार को बेरोक टोक जारी रहने दिया। धान की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान, खेतों में सूख रहे पौधे, मुआवजे की मांग। जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के मंझला डी पंचायत में किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। धान की फसल में कीड़ा लगने से पूरे इलाके के खेतों में पौधे सूखने लगे हैं और किसानों की साल भर की मेहनत अब बर्बाद होने की कगार पर है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने की कड़ी मेहनत और भारी खर्च के बाद अब फसल धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बारिश से पहले ही कीड़ों का प्रकोप शुरू हो गया था, लेकिन अब हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। खेतों में धान की बालियां काली पड़ने लगी हैं और पौधे सड़ रहे हैं। वार्ड सदस्य मुख्तार अंसारी ने बताया कि पूरा मंझला डी पंचायत इस समस्या से जूझ रहा है। लगभग हर किसान के खेत में कीड़ा लग चुका है। किसानों की साल भर की मेहनत अब बर्बाद होती दिख रही है। गांव के बुजुर्ग किसान तोहित अंसारी ने बताया कि उन्होंने भारी खर्च से खेती की थी, लेकिन कीड़ों के प्रकोप ने सब खत्म कर दिया। ट्रैक्टर से खेत जोते, मजदूर लगाए, लेकिन कीड़े लगने से सारा धान बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। किसान हाफिजुद्दीन मियां ने कृषि विभाग से गांव में जांच करने और मुआवजा देने की मांग की है। अब 7 नवंबर तक कर सकेंगे क्लैट 2026 के लिए आवेदन। परीक्षा 7 दिसंबर को। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी CNLU ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 7 नवंबर कर दी है। पहले तिथि 31 अक्टूबर तय की गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 रविवार को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLUs में LLB और LLM कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य निजी और सरकारी संस्थान भी क्लैट स्कोर को मान्यता देते हैं। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी, विभाग ने जारी की अपील। विद्युत विभाग ने जिले के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिना वैध कनेक्शन के किसी भी प्रकार से बिजली का उपयोग न करें। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हुकिंग या टोंका लगाकर बिजली चोरी करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग के अनुसार कुछ लोग बिजली मीटर को बाईपास कर या अवैध तरीके से तार जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में न केवल जुर्माना बल्कि FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि घर, दुकान और कृषि कार्य के लिए अलग अलग कनेक्शन लिया जाना अनिवार्य है। स्वीकृत लोड से अधिक बिजली उपयोग करने या बिना अनुमति के अतिरिक्त लोड जोड़ने पर निरीक्षण के दौरान 2 वर्ष के राजस्व हानि का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी उपभोक्ताओं से अपील किया गया है कि वे समय पर अपना बिजली बिल जमा करें, क्योंकि उपभोक्ताओं से प्राप्त बिल राशि से ही बिजली खरीदी जाती है और रखरखाव कार्य संचालित किए जाते हैं। विभाग ने कहा कि समय पर बिल भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति देना या रखरखाव कार्य करना विभाग के लिए कठिन हो जाता है। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी का प्रदर्शन। चाईबासा में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर लापरवाही के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास धरना दिया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने लापरवाही को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पाकुड़ बैंक कॉलोनी में कुएं से निकला नाग, रेस्क्यू के दौरान सर्प मित्र को डसा, समय पर इलाज से बची जान, अब हालात खतरे से बाहर।
पाकुड़ शहर के बैंक कॉलोनी स्थित एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुराने कुएं में एक विशाल भारतीय नाग दिखाई दिया। घर वालों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्प मित्रों ने नाग को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान एक सर्प मित्र को सांप ने डस लिया। गनीमत रहा कि समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां एंटी वेनम देने के बाद उनकी जान बच गई। बैंक कॉलोनी के पास स्थित एक मकान के पुराने कुएं में नाग को देख लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के सर्प मित्र साहिब मरांडी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुएं में उतरकर नाग को पकड़ने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उसी दौरान नाग ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सांप के डसते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और टीम के सदस्यों ने उन्हें तत्काल सोनाजोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत एंटी वेनम इंजेक्शन दिया और आवश्यक प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार साहिब मरांडी की स्थिति अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। घटना के बाद वन विभाग ने एक अन्य सर्प मित्र अशराफुल शेख को मौके पर बुलाया। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ नाग को कुएं से बाहर निकाला। रेस्क्यू सफल होते ही आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। रणजी ट्रॉफी 2025 शिखर मोहन का दोहरा शतक, विराट सिंह की शतकीय पारी से झारखंड का शानदार प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में झारखंड की टीम नागालैंड के खिलाफ बेहतरीन स्थिति में पहुंच गई है। नागालैंड ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया, जिसके बाद झारखंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 510 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। झारखंड के ओपनर शिखर मोहन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा। उन्होंने 303 गेंदों में 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 207 रन की पारी खेली और टीम की ओर से सर्वाधिक स्कोरर रहे। उनके साथ ही ओपनर सरनदीप सिंह 22 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान विराट सिंह ने चौथे नंबर पर उतरते हुए जिम्मेदारी भरी पारी खेली और 105 रन बनाए। उनकी शतकीय पारी 163 गेंदों में आई, जिसमें 2 छक्के और 11 चौके शामिल रहे। वहीं कुमार कुशाग्र ने 58 रन का योगदान दिया, जबकि रॉबिन मिंज ने अंत में तूफानी अंदाज में खेलते हुए मात्र 31 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोक डाले, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल थे। नागालैंड की ओर से जोनाथन आर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए।